हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और आज आपकी क्लासेस को जहां पर मैंने ख़त्म किया था वहीं इस पर एक बार फिर से लेक्चर नंबर सेकंड को हम लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हमारा जो क्लास है वो पार्ट सेकेंड होने वाला है। हालांकि यहाँ पर आपको लेक्चर फर्स्ट दिख रहा होगा, लेकिन मैं लोगों ने लेक्चर फर्स्ट को पहले से अटेंड कर लिया है और आज जो हम लोग का है वो लेक्चर नंबर सेकंड है। तो उस पर मत जाइए, लेक्चर पर अपने टॉपिक को देखिएगा कि टॉपिक हम आपको कहाँ से पढ़ा रहे हैं। और पूरी क्लासेस में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप पूरी क्लासेस को लेंगे तो आप कुछ लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। क्लियर है? तो ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं और क्लासेस को यहीं पर जो है वो हम स्टार्ट करने का काम करेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाएंगे। आप पूरी चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? तो ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहेंगे और करते हैं क्लासेस को जो स्टार्ट। देखते हैं हम कहाँ पर चीज़ों को, आज हमको क्या पढ़ना है। तो आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो होने वाला है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना? जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, समय चाहे जितना भी हो जाए, अगर आपका 9th का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा होगा, उसके बाद भी आप क्लास 10th की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, है ना? तब समझ लीजिए आप जो है एकदम मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करके पढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी आपकी ये होती है, ठीक है, कि आपका 9th का भी एग्ज़ाम चल रहा है और आप 10th का अभी से ही पढ़ना चालू कर दिए हैं। तो ये इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर ले रहे हैं और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले अपना एडमिशन के लिए सत्र को काफ़ी लंबा तक खींच के लेके जाते हैं कि कहीं उनका एडमिशन ना कैंसिल हो जाए। लेकिन उसकी वजह से हमें अपनी पढ़ाई को नहीं ख़राब करना, हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा मेहनत करके चीज़ों को जो है वो पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कांच का एक स्लैब ले लेंगे। अभी आप डिफिनेशन पर मत जाइएगा। सबसे पहले हम एक कांच को ले लेंगे इस तरीके से, जैसा आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, आपका कांच जो है वो ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप जो देख रहे होंगे, मैंने इस तरीके से क्या आपका ले लिया है, कांच ले लिया है, ठीक है। फिर से देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, आपका एक कांच का एक ऐसे मैंने गुटका ले लिया है और ये गुटका जो है आपका कांच का है। और इस गुटके को हम मान लेते हैं सपोज, क्या इस गुटके को सपोज मैंने मान लिया ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। क्लियर है? इस गुटके को हम क्या मान लेंगे, एक को आपका हम P मान लेंगे और एक को हम Q मान लेंगे। ये आपका जो है वो P हो जाएगा, ये आपका जो है ये आपका Q हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका R हो जाएगा। एक मिनट, फिर से एक मिनट चला गया, कोई बात नहीं। ये मैंने एक कांच का एक गुटका ले लिया है और इस गुटके को मैंने कांच के इस गुटके को P सपोज कर लिया, इसको मैंने Q सपोज कर लिया। ओके, आपका Q नहीं लिख जा रहा है, ये आपका Q हो गया। इसको मैंने आपका R सपोज कर लिया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैंने इसको S सपोज कर लिया है। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया है, आपका S सपोज कर लिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब करेंगे क्या कि एक प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण को हम लोग लेंगे, ठीक है। कैसे आप देखिएगा, जिस तरीके से हम ले रहे हैं प्रकाश की किरण को, उसको आप लोग लेंगे। एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर आएगी ऐसे सीधी रेखा में, जैसा आपको दिख रहा होगा। अब ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में चलकर आ रही है। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण गिरेगी वहाँ पर हम लोग क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया है, आपका अभिलंब खींच दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। क्लियर? चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया है, आपका एक अभिलंब खींच दिया है
और इस अभिलंब को सपोज हमने क्या मान लिया है, तो इस अभिलंब को सपोज हम m मान लेंगे और इसको हम जो है वो क्या मान लेने वाले हैं, n मान लेने वाले हैं। क्लियर। अब है क्या कि बाहर जो देख रहे हैं आपका ये माध्यम आपका वायु है और ये अंदर का जो माध्यम है आपका ये कांच का है, ठीक है ना। बाहर का जो माध्यम है आपका वो वायु का है और अंदर आप जो देख रहे हैं ये माध्यम आपका जो है वो बेटा कांच का होने वाला है। क्लियर। तो मतलब कहने का कि प्रकाश वायु से कांच में जा रही है, कह सकते हैं हम इसी को कि प्रकाश जो है हमारा, वह प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से हमारा जा रहा है किसमें, प्रकाश विरल माध्यम से हमारा जो है वो जा रहा है किसमें, सघन माध्यम में। सघन किसे कहेंगे, जिसमें चाल कम होती। विरल किसे कहेंगे, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तब होगा क्या कि इस प्रकाश की किरण को सीधी रेखा में जाना चाहिए था। क्या होगा कि इस प्रकाश की जो किरण आप देख रहे हैं इसको ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रकाश की जो किरण है वो बिल्कुल भी सीधी रेखा में आपका जो है वो नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्यों सीधी रेखा में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश माध्यम चेंज कर रहा है और जब प्रकाश जो है वो अपना माध्यम चेंज करता है तो वो क्या करता है, अपने रास्ते को, अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऐसे विचलित हो जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रकाश की किरण इस तरीके से ऐसे चलकर आया और जाना चाहिए था उसको सीधी रेखा में, लेकिन वो सीधी रेखा में ना जाकर अपने मार्ग से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इस घटना को अपन लोग जो बोलते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। इतनी बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुके थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्क्रमणीयता के बारे में अगर हम जाने, अगर हम इस तरीके से उत्क्रमणीयता के बारे में जाने, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, अगर हम इस उत्क्रमणीयता के बारे में जाने तो उत्क्रमणीयता का जो मतलब होता है उल्टी दिशा में प्रकाश चला जाए। प्रकाश जो है आपका वो किस दिशा में, प्रकाश जो है आपका वह उल्टी दिशा में चला जाए। प्रकाश अगर उल्टी दिशा में चला जाए, जिस डायरेक्शन में आया है, तो उसी को हम लोग उत्क्रमणीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है वो उत्क्रमणीयता बोलते हैं। एक मिनट, बैक टिप से अपन लोग कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। तो प्रकाश जो है वो क्या होता है, उल्टी दिशा में चला जाएगा इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अब ये प्रकाश जो इस तरीके से चलकर आया है, ऐसे चला गया है, ये आपका क्या हो, उल्टी दिशा में ऐसे वापस चला जाए, इस तरीके से आपका रिटर्न हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि प्रकाश इस डायरेक्शन में ऐसे आया है, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये प्रकाश इस डायरेक्शन में आपका ऐसे चला जाए। तो इस घटना को ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब कि प्रकाश जिस पथ पर चलकर आया है उसी पथ पर वो वापस चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर बेटा करने वाले हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिएगा ध्यान से। तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, उसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो उसके लिए हमको इस तरीके से करना है कि यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऐसे एक समतल दर्पण लगा देंगे। तो समतल दर्पण लगाने से क्या होगा, ये प्रकाश जिस डायरेक्शन से चलकर आया है ये उसी डायरेक्शन में ऐसे वापस चला जाएगा। तो इस घटना को ही प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर। इस घटना को ही प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। और ये प्रकाश इस तरीके से यहाँ ए पॉइंट मान लेंगे, जहां पर आके गिरा है इस पॉइंट को बी मान लेंगे, और ये यहाँ पर इस तरीके से चला गया है, इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे प्रकाश इस तरीके से आया, यहाँ से मुड़ गया, लेकिन मैंने जैसे ही नीचे समतल दर्पण आपका लगा दिया तो ये प्रकाश जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट गया। और इसी घटना को प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। तो आपका देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही है, क्या क्या लिखा हुआ है आपका, कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम में अपवर्तित हो रही है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम में अपवर्तित हो रही, इस तरीके से विभिन्न माध्यम, जैसे वायु से कांच में मुड़ रही है, तो इसका मतलब अपवर्तित हो रही बहुत सारे माध्यम है।
तो उसके मार्ग को उलट देने पर, ये जो मार्ग है इस डायरेक्शन में चला जाए, मार्ग को उलट देने पर वह उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। जिस मार्ग से प्रकाश चलकर आई उसी मार्ग से विपरीत दिशा में आपका लौट जाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसे ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग जो है वो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। बताइए बात आपको समझ में आई, क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत हो इतनी चीजों में तो आप बताइए मुझे, क्या इतनी चीजों में आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आगे, आगे इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या हमको करना है। ठीक है, आइए इसका डेरिवेशन हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का फार्मूला हम लोग फाइंड करते हैं, और वो फार्मूला कैसे आता है आइए बात करते हैं इसी पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कांच का एक गुटका ले लेने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कांच का एक गुटका ले लेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके से मैंने कांच का एक, ये आपका जो है ये कांच का एक मैंने गुटका ले लिया है, क्लियर है। और इस कांच के आयताकार गुटके को हम लोग जो है वो क्या मानने वाले हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इस कांच के आयताकार गुटके को हम लोग P है ना, Q, ठीक है, और क्या आपका R, और इस तरीके से आपका जो है वो मैंने S मान लिया, ठीक है, PQRS मान लिया है इस तरीके से, PQR, और इस तरीके से मैंने क्या किया है यहां से S मान लिया है। कांच का एक गुटका है और इसको हम लोगों ने ऐसे क्या किया है, PQR और S मान लिया है। अब होगा क्या कि एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं यहां से, क्या लेते हैं, एक प्रकाश की जो है वो किरण लेंगे। कैसे, इस तरीके से देखिए कि एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर ऐसे सीधी रेखा में आएगा, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर सीधी रेखा में ऐसे आता है आपका, ये देखिए, और इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या मान लेने वाले हैं, ए मान लेंगे, और जहां पर ये आपका गिरा है उसे हम लोग बी मान लेने वाले हैं। अब इसी पॉइंट पर अभिलंब हम लोग खींच देंगे, क्या खींच देंगे, जहां पर प्रकाश गिरती है वहीं पर उसी पॉइंट पर अपन लोग जो है वो क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये आपका अभिलंब हो गया, और इस अभिलंब को हम लोग मान लेंगे m, और इसको जो हम लोग मान लेंगे वो क्या मान लेने वाले हैं, n मान लेने वाले हैं। इस कांच का है ये गुटका जो है ये कांच का है, तो ये कांच का है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कांच का है, और बाहर का जो माध्यम है वो आपका वायु है, और वायु को अपन लोग जो है वो कौन सा माध्यम मानते हैं, विरल माध्यम मानते हैं। इससे पहले कंडीशन में मैंने बताया था आपका कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है आपका, सीधी रेखा में चलता है। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, ऐसे प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले की क्लास में बेटा मैंने आपको बताया है क्या, इसके पहले की क्लास में आपको मैंने बेटा बताया है ये कि कांच जो है हमारा सघन माध्यम है। कांच हमारा जो है वो कैसा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। कांच आपका सघन माध्यम बेटा, और मैंने आपको बताया है जब प्रकाश विरल माध्यम से किसमें एंटर करता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर जो प्रकाश है इस तरीके से वो अपने मार्ग से ऐसे चेंज हो जाता है। प्रकाश जो है वो अपने मार्ग से इस तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सपोज ये ए से बी पर गया और बी से ये कहां पर आ गया, अब सी पर आ गया। कोई दिक्कत इतने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि यहाँ पर आपका जो है ये कोण बनेगा, ये आपका आपतन कोण होता है आई, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये आपका क्या है, ये आपका आर है। अब हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो मतलब कहने का प्रकाश जिस मार्ग से चलकर आया है इसी मार्ग से चलकर वापस चला जाए। तो कैसे ये जाएगा, इसको वापस भेजने के लिए यहाँ पर अगर हम ऐसे कोई समतल दर्पण ऐसे लगा दें, इस तरीके से हम कोई समतल दर्पण ऐसे लगा दें, तो ये प्रकाश क्या होगा, इस समतल दर्पण से टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। अब इसी को हम लोग जो है वो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसी से हम अपना फार्मूला निकालते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, और वो फार्मूला बेटा कैसे आने वाला है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। तो पहले वायु, वायु को अपन लोग ईयर भी तो लिख सकते हैं कि नहीं इंग्लिश में। अगर हम कांच को लिखना चाहें तो कांच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बताइए प्रकाश ए से किस में जा रहा है, जी में जा रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रकाश ए से जा रहा है तो ए एन जी इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए एन जी इक्वल टू एक फार्मूला आपका होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, और ये फार्मूला आपका होता है स्नेल के नियम से। कब ये लगेगा, ये फार्मूला कब लगेगा, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तब ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, इसको हम लोग मान लेंगे रिलेशन नंबर फर्स्ट। कब, जब प्रकाश किरण, लिख भी दे रहे हैं, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करे, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करे, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करे, तब आपका ये फार्मूला लगेगा क्या, ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और ये आपका बेटा रिलेशन नंबर जो है वो फर्स्ट हो गया। क्लियर। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेशन नंबर सेकेंड की, तो दूसरे कंडीशन में आप देख रहे होंगे प्रकाश वापस जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है दूसरे कंडीशन में। तो यहां लिखेंगे जब प्रकाश कांच से वायु में जाए, जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करे, जब प्रकाश कांच से किसमें, वायु में प्रवेश करे, जब प्रकाश जो है वो कांच से वायु में प्रवेश करे तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जी से किसमें, कांच जी से वायु में जा रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे आपका जी एन ए इक्वल टू, अब यहां पर आपतन कोण जो है आर, अब प्रकाश इधर से इधर जा रहा है ना, तो आपतन कोण आपका जो है आर है हो जाएगा, और अपवर्तन कोण आपका आई हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे साइन आर आपतन कोण हो जाएगा, और अपवर्तन कोण जो है वो आई बन जाएगा, तो यहाँ साइन आई लिख देंगे, और ये बेटा आपका जो है ये रिलेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, अब समीकरण एक और दो का गुणा करा देंगे, समीकरण एक हुआ दो का हम लोग गुणा कर देंगे, समीकरण एक हुआ दो का क्या करने पर, समीकरण एक हुआ दो का हम लोग करेंगे गुणा करने पर, इस तरीके से। क्लियर। तो जब समीकरण एक और दो का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए एक और दो का गुणा करेंगे तो इधर क्या लिखा है आपका, इधर लिखा है बेटा आपका ए एन जी, और इसमें गुणा होगा दाएं साइड को दाएं से, बाएं को बाएं से, तो ए एन जी में जी एन ए का गुणा हो जाएगा, तो ए एन जी गुणे आपका जी एन ए हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण कितना है आपका साइन आई, और बटे में आपका जो है वो बेटा साइन आर है, और गुणा कराएंगे दूसरे से तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन आर, और बटे में आपका क्या हो जाएगा साइन आई हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे होंगे, इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपका इधर से बचेगा कितना, ए एन जी और गुणे आपका जी एन ए बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ आपका वन तो बचेगा ना, आपका वन तो बचेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे इस तरीके से आपका कि ए एन जी इक्वल टू यहाँ पर वन हो जाएगा, और बटे में आपका जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा जी एन ए हो जाएगा, और ये आपका जो है ये फार्मूला आ जाएगा, ये आपका बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपका इस तरीके से जो है ये फार्मूला आ जाने वाला है, किसका, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का फार्मूला आ जाएगा। क्लियर। ये आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का जो है ये फार्मूला आ जाने वाला है। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का फार्मूला हो जाएगा, इसमें बताएं आप लोग कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें होगा तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, वैसे तो फिर भी हो तो बता सकते हैं आप लोग,
अगर फिर भी हो कोई दिक्कत तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में आपका। क्या इतनी बातों में आपको कोई भी दिक्कत है इस बात में कोई दिक्कत? अगर इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर प्रकाश वायु से ए से जी में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, क्या कि अगर प्रकाश ए से किस में प्रवेश कर रहा है, अगर प्रकाश ए से जी में प्रवेश कर रहा है, तो उसको उलट देने पर मतलब बटे में कर देने पर प्रकाश जो है वो जी से किस में जाएगा, आपका जी से ए में जाएगा, इस तरीके से। तो ए एन जी बराबर आपका 1/GNA हो जाएगा। मतलब अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे क्या, ए एन जी को लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, ठीक है। ए एन जी को हम लोग लिखेंगे क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, जिसको हमने लिखा है ए एन जी, है ना, कॉमा जीएनए को लिखेंगे क्या, कांच के सापेक्ष, जी को मतलब कांच के सापेक्ष, कांच से वायु में जा रहा है ना, तो कांच के सापेक्ष मतलब जिससे जाता है उसके सापेक्ष, तो कांच से वायु में जा रहा है तो कांच के सापेक्ष किसका, वायु में जा रहा है, तो लिखेंगे वायु का एन मतलब अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना, GNA, है ना, GNA के व्युत्क्रम के बराबर होता है, GNA के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब समझिएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, समझिएगा आप लोग कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के बटे में है, तो व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। वही बात यहां पर लिखा है, रचना नहीं है, आपको चीजों को समझिए बेटा, जब समझेंगे तब समझ में आएगा। क्या कि वायु के सापेक्ष, वायु से जा रहा है प्रकाश, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया, और ये क्या हो गया, कांच के, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे में है, तो व्युत्क्रम और के बराबर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आ गई चीजें समझ में। तो ये आपके प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हो गया, और इस बात में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो जैसे चीजों को पढ़ाया है आप ऐसे कॉपी में लिखेंगे, और ये न्यूमेरिकल मान के चलिए, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप अगर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, चीजों को दिमाग में बैठा के नहीं पढ़ेंगे, तो चीजें आपको आएंगी नहीं। और हम 100% आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपको लगन से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी, और मिलेगी भी कुछ इस तरीके से जिसका आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी मेहनत आपको कुछ इस तरीके से अवार्ड देने का काम करेगी। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको 95+ मार्क्स के लिए आपका पूरा तैयारी करवा रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर आप अगर साइंस में अपने 95 ना लेकर आए तो आप पढ़े ही तो क्या पढ़े हैं। हम झूठा विश्वास नहीं लेना चाहते हैं, हम झूठी बातें नहीं करना चाहते हैं। पहले भी बच्चे लेकर आए हैं और बाद में भी बच्चे लेकर आएंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ही लेकर आएंगे। लेकिन एक क्लास करने से आपका 95 नहीं आ जाएगा। आप अगर सारी क्लास को अटेंड करते हैं, तो चाहे ऑनलाइन हो और चाहे ऑफलाइन हो, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपको 95+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरी क्लासेस की शुरुआत में ही हम ये बात बोलते हैं और लास्ट तक आपको उम्मीद दिलाते रहते हैं, लास्ट तक आपको याद दिलाते रहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर आप 95+ जरूर लाएंगे। आपको जो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं वो चीजें आपको एकदम आसान बना देने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे तो हो नहीं जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना। चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या होने वाला है। क्लियर?
आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा जो है वो क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। अगला जो है हमारा वह है कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कि कांच के गुटके से जो प्रकाश की किरण है वो बाहर कैसे निकलती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, ये भी बस आपको समझना होगा। तो आइए कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या ले लेना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे एक कांच का आयताकार गुटका इस तरीके से सपोज कर लेना है। ठीक है, देखिएगा आप लोग बड़े ध्यान से, ये कांच का एक मैंने आपका आयताकार गुटका ले लिया। कह रहा कांच के आयताकार गुटके से ना, तो मैंने कांच का आपका एक आयताकार गुटका ले लिया आपके कहने पर। और इस गुटके को हम ए बी सी डी भी मान सकते हैं, या आपका पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, आपका आर ऐसे मान लिया, और आपका मैंने इस कांच के गुटके को पी क्यू आर और एस इस तरीके से मान लिया। अब ये कांच का गुटका है ना, तो अंदर का जो माध्यम बेटा आपका होने वाला है वो कांच होगा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ग्लास, कांच मतलब आपका जो है ये ग्लास होने वाला है इस तरीके से। लेकिन बाहर का जो माध्यम आपका होगा वो आपका वायु ही तो होने वाला है, जो कि आपका ईयर होगा कि नहीं होगा बताइए। बाहर का जो माध्यम है आपका ईयर होगा ना, बिल्कुल। तो बाहर आपका वायु हो जाएगा, अंदर का जो माध्यम है कांच हो जाएगा, वायु कांच, लेकिन कांच के बाहर फिर से आपका जो आपको मिलेगा वो वायु मिलने वाला है, मतलब आपका ईयर मिलने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये माध्यम आपका बेटा जो है वो विरल हो जाएगा। ठीक है, ये माध्यम आपका जो है वो सघन हो जाएगा। क्लियर। और फिर से आपको जो मिलने वाला है, फिर से आपको जो मिलेगा बच्चा वो आपको विरल माध्यम ही मिलेगा। क्लियर। तो आप तीन कंडीशन देख रहे हैं, पहले आपका प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, फिर आपका सघन से फिर से विरल में जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में जैसा डेरिवेशन आप पढ़े हैं समझ लीजिए वही आप करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे इस तरीके से, आगे देखिए। तो इस तरीके से, ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो यहां से देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक प्रकाश की किरण चलिए लेकर आते हैं। एक प्रकाश की किरण हम लोग जो है वो लेकर आते हैं और सीधी रेखा में बिल्कुल लाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक प्रकाश की किरण ऐसे चलकर आ रही है, ये लीजिए, ये आपका एक प्रकाश की किरण ऐसे चलकर आ रही है। ठीक है, देखा आप लोग, ऐसे एक प्रकाश की किरण चलकर आ रही है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर आ रही, तो आने दीजिए, जैसे आ रही वैसे आने दीजिए। लेकिन हम जानते तो है ना, हम क्या जानते हैं कि जहां पर प्रकाश की किरण बेटा गिरेगी ना, वहां पर आपका अभिलंब तो ऐसे खींचना पड़ेगा, आपका ऐसे अभिलंब तो खींचना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल नहीं, मैंने अभिलंब आपका खींच दिया, और इस अभिलंब को हमने नाम दे दिया आपका एम और आपका एन नाम दे दिया। बताइए इस बात में आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, एम और एन मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि सर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, और आपने मुझे बताया है कि प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब प्रकाश सीधी ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कैसे, देखिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये जो प्रकाश है वो सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ना जाकर ऐसे आपका क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरण आपकी अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो प्रकाश की किरण है बेटा वह आपका अभिलंब की ओर जो है वो मुड़ गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, यहां भी अभिलंब खींच देंगे, कि यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी अभिलंब खींच देंगे। क्यों, तो आपके माइंड में यही चल रहा होगा क्यों खींच देंगे, तो इसलिए खींच देने वाले हैं कि पहले प्रकाश विरल से सघन में गया, माध्यम चेंज कर रहा है, तो यहां भी तो प्रकाश माध्यम चेंज कर रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे
कि प्रकाश अब सघन से विरल में जा रहा है। प्रकाश किससे जा रहा है? ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है। प्रकाश जो है सघन से विरल में जा रहा है। यहाँ पर देखिए तो ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन वो दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि सघन से विरल में जाने पर प्रकाश की किरण जो है वो अविलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए देखकर। तो इतनी बात में कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होना चाहिए। तब आपका क्या हो जाएगा कि यहां भी अविलंब खींचे हैं, तो सर आपने m और n यहाँ अविलंब को नाम दिया, तो यहाँ भी कुछ दीजिए। तो कोई नहीं, दे रहे हैं यहाँ m डैश नाम दे रहे हैं अविलंब को, और यहाँ आपका मैंने n डैश नाम दे दिया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं ऐसे गई है, इसको भी कोई नाम दे रहे हैं, कि प्रकाश की किरण को भी हम कोई नाम दे रहे हैं। तो आपका बेटा ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ये है, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंची तो ये आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर गई है तो ये आपका डी हो जाएगा। तो आप ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर आपतन कोण आई होगा, बिल्कुल होगा। आप ये कहेंगे सर यहाँ आपतन कोण आर होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई भी शक है ही नहीं कि यहाँ आपतन कोण आई होगा, यहाँ आर होगा, बिल्कुल होने वाला है। लेकिन अगर इस तरीके से हम बात करें कि ये एंगल आर है, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका आर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये आर और ये आर आपका एकांतर कोण है। दोनों आर जो है आपका एकांतर कोण है। ये आर और ये आर आपका दोनों एकांतर कोण है। तो अगर ये आर होगा तो ये भी आर ही तो होने वाला है ना, बिल्कुल होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि सर ये वाला एंगल जो है वो क्या होने वाला है? तो बेटा ये आपका निर्गत किरण है, ये आपका बाहर निकल रही है ये किरण, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको ई से लिखते हैं, और इस ई को हम लोग जो है बेटा वो क्या बोलते हैं? इस ई को बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण, ठीक है ना। और इसी निर्गत कोण को बेटा हम लोग जो है वो थीटा से भी लिखते हैं। इसी निर्गत कोण को जो है हम लोग, इसी ई को हम लोग जो है वो थीटा भी लिखते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, हम आपकी दिक्कत परेशानी को दूर कर देंगे यहाँ से। इसी निर्गत कोण को ई से भी लिखते हैं, इसी निर्गत कोण को आपका जो है हम थीटा से भी लिखते हैं। तो इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। आगे इसी तरीके से हम बात करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, इसमें क्या बात हम इससे सीख रहे हैं, इस बात को मुझे मेन फोकस करके आपको समझना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे अपवर्तन की घटना कितनी जगह पर हो रही है। तो आप देखेंगे ये जो PQ सरफेस है, ये जो PQ सरफेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश की किरण मुड़ रही है। और आप जो देख रहे हैं SR सरफेस, जो आप देख रहे हैं, पृष्ठ देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रकाश की किरण मुड़ रही है। तो अपवर्तन की घटना दो जगह पर हो रही है। कहाँ कहाँ पर? P और Q सरफेस पर हो रही है, ये जो आप देख रहे हैं, और साथ में S और R सरफेस पर हो रही है, जो आप इस तरीके से ऐसे देख पा रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। अब हम निकालेंगे कि पहले प्रकाश वायु से कांच में गया है, तो हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का हम लोग निकालेंगे क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और वायु के सापेक्ष कांच मतलब ए से प्रकाश जी में जा रहा है, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु को पहले लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक तो ऐसे लिखते हैं।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या होता है फार्मूला, आपका साइन आई और बटे में आपका जो है वो क्या होगा, साइन आर, और ये आपका रिलेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाने वाला है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है ना, उसके बाद देखेंगे आप कि प्रकाश जो है वो आपका कांच से किस में जा रहा है, वायु में जा रहा है। क्या देखेंगे कि आप देखेंगे प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जा रहा है, ठीक है। देखेंगे कि प्रकाश आपका जो है वो कांच से किस में जा रहा है, वायु में ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। प्रकाश कांच से आपका वायु में जा रहा है, तो लिखेंगे आप क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे। आप लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, लिखेंगे इस तरीके से, कांच के सापेक्ष बेटा आपका क्या हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष मतलब कांच से जा रहा है तो जी लिखेंगे, और वायु का अपवर्तनांक, वायु को ए लिखेंगे और बीच में आप एन लिखेंगे, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर साइन आर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए आपतन कोण आपका जो है बेटा वो आपका आर होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका साइन आर हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और बटे में जो एंगल आप देख रहे हैं, जो एंगल वो आपका बटे में जो एंगल देख रहे हैं ये ई हो जाएगा आपका, ये ई, चाहे थीटा लिख दीजिए इसी को, तो आपका साइन जो है वो इसी को थीटा भी लिख सकते हैं, आप ई भी लिख सकते हैं, और ये आपका रिलेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब हम इस समीकरण फर्स्ट को और इस समीकरण सेकेंड को दोनों को गुणा करा देंगे। इस समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण सेकेंड को दोनों को आपस में गुणा करा देने वाले हैं। क्या, दोनों को आपस में हम जो है वो गुणा करा देने वाले हैं, ठीक है। समीकरण एक और दो को दोनों को गुणा करा देंगे इस तरीके से। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का गुणा करने पर, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ए एन जी में जी एन ए का गुणा हो जाएगा, तो बेटा आपका ए एन जी और मल्टीप्लाई इस तरीके से बेटा आपका जी एन ए हो जाने वाला है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कि ए एन जी और गुणे में आपका जी एन ए हो जाएगा, बराबर आपका साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आई और बटे में साइन आर हो जाएगा, और क्या इस तरीके से गुणा करा देंगे दूसरे से, तो बेटा आपका साइन आर हो जाएगा, और साइन आर में बटे में साइन ई हो जाएगा। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पहले तो साइन आर से साइन आर कैंसिल कर देंगे, तो यहां से बच क्या रहा है आपका ए एन जी गुणे जी एन ए, क्या बच रहा है आपका ए एन जी और गुणे में आपका जो है बेटा वह आपका जी एन ए बच रहा है, बराबर किसके, बराबर आपका इधर बच रहा है साइन आई अपान साइन ई के। क्या बच रहा है, बराबर आपका साइन आई बच रहा है, ठीक है, और बटे में आपका साइन ई बच रहा है। तो इस तरीके से बटे में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बटे में आपका साइन ई हो जाएगा। इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, अगर इतनी बातों में आपको कोई भी दिक्कत हो तो। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बेटा पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर जो है वो 1 होता है। क्या पढ़ा है कि ए एन जी और गुणे जी एन ए बराबर जो है आपका 1 होता है। तो बोलिए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ए एन जी गुणे जी एन ए, इसको क्या हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कि ए एन जी गुणे जी एन ए वहां पर 1 था तो इसको भी तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, इतने को हम लोग जो है बेटा आपका वह 1 लिख देने वाले हैं, और बराबर आपका जो है वो साइन आई और बटे में आपका साइन ई हो जाएगा। क्लियर, अब हम तिरछा गुणा करा देंगे तो साइन ई का गुणा 1 से हो जाएगा, तो आपका साइन ई हो जाएगा, और अकेला आपका यहाँ बचेगा साइन आई बचेगा, और साइन से साइन आपका खचक खचक, साइन आई से साइन आई आपका खचक खचक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा सिर्फ आई, और यहाँ से आपका बचेगा ई, तो आई बराबर आपका जो है वो ई हो जाएगा।
तो आई क्या है? आई जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है। तो मतलब कहने का आपका आई जो है वो आपतन कोण है। आपका आपतन कोण जो है बेटा वह आपका क्या है? आपका आई है। और ई क्या है? तो मैंने बताया था आपको कि ई बेटा आपका निर्गत कोण है। तो यहाँ पर ई आपका निर्गत कोण है, तो यहाँ से आपका हम लिख देंगे ई जो है आपका निर्गत कोण है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम क्या सीखे? इस बात से क्या निकल के आया कि जब आपतन कोण और निर्गत कोण अगर आपस में बराबर होंगे, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो क्या होगा कि ये जो आपतित किरण आप देख रहे हैं इस तरीके से, और ये आप जो निर्गत किरण देख रहे हैं, जब ये दोनों कोण आई एंगल और ई एंगल आपस में बेटा बराबर होंगे, तो ये आपतित किरण और जो निर्गत किरण ये दोनों देख रहे हैं, ये आपका दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। क्या होंगे? कि आपतन कोण और निर्गत किरण एक कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि ऐसी स्थिति में आपका आपतित किरण जो होगा, ऐसी स्थिति में आपका आपतित किरण जो है वह आपतित किरण जो है वह बेटा आपका बराबर आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगा। आपतित किरण जो है बेटा आपका वह निर्गत किरण के क्या होगा? समानांतर होगा। क्लियर? यह बात आपको जो है इस बात से सीखे कि कब बात करेंगे? जब आपका कांच का आयताकार गुटका होगा। जब इस तरीके से आपका कांच का गुटका होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका आपतन कोण आई और ई जो ये कोण देखते हैं, ये कोण आपका बराबर होगा। अगर आई का मान आपका 30 डिग्री है, तो आपका ई का जो मान है ये भी 30 डिग्री होगा। अगर आई का मान आपका 50 डिग्री है, तो आपका ई का मान भी 50 डिग्री होगा। कब? जब कांच के गुटके से प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तब। और ऐसे कंडीशन में बेटा आपका जो है ये किरण और ये किरण जो है वो समांतर हो जाएगी। कैसे? इस तरीके से, जो बात यहाँ पर मैंने आपको ऐसे बता रखा है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत आपको है? कोई समस्या इतने भाग में हो तो बताइए, अगर हो तो बताइए और ना हो तो भी बताइए। बताएं, फटाफट से बताइए। आ गई चीजें समझ में? कोई दिक्कत और कोई परेशानी इतनी चीजों में हो तो मुझे बताइए, इतनी चीजों में। और आगे फिर बढ़े, आगे चीजें क्या होती हैं और देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग बेटा हम देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो क्या होने वाला है, आइए बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में बहुत सारे माध्यम है, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, बहुत सारे माध्यम अब होंगे। और उसमें प्रकाश की किरण का जो है अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ये फार्मूला भी आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? कि आपके लिए ये फार्मूला भी जो बेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, आप मन से पढ़िए, हम आपके लिए खड़े हैं ना। और हाँ खड़े तो दिक्कत कोई बात ही नहीं। ठीक है ना? तो दो बातों का आपको ध्यान में रखना होगा चीजों को, कि आप ऐसे सीख नहीं पाएंगे। आप क्लास को जब अटेंड कर रहे होंगे तो आप सिर्फ लेक्चर देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको नहीं समझ में आने वाला है कि आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाए। उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा। जैसे जैसे मैं डायग्राम्स बनाता हूं आपको साथ में बनाना पड़ेगा, जो चीजें हम लिखते हैं साथ में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? तो ऐसे जब आप रेगुलर चीजों को करेंगे, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन डेली डेली मेहनत करेंगे तो जरूर आपको चीजें जो है वो अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में बहुत सारे माध्यम हैं और उसके अपवर्तनांक में हमको संबंध देखना है। कैसे? आइए बात करते हैं
कि श्रेणी क्रम में बहुत सारे माध्यम हैं, किस तरीके से हम बना रहे हैं। जैसे ये एक हो गया माध्यम आपका, ये आपका एक दूसरा माध्यम हो गया आपका, ये आपका एक तीसरा माध्यम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, सबसे ऊपर का जो माध्यम होगा उसे सपोज मैंने ले लिया आपका कि ये आपका बेटा जो है वायु होने वाला है। ये माध्यम आपका मैंने सपोज आपका जल मान लिया, ये जल हो जाएगा। उसके बाद सपोज ये माध्यम जो है आपका वो कांच होगा, और ये माध्यम जो है आपका सपोज फिर से ये क्या है आपका वायु है। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे माध्यम हैं, वायु है, जल भी है, कांच भी है, और फिर से वायु है। और इसमें जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो जो अपवर्तनांक यहाँ से आप देख रहे हैं, इसमें क्या संबंध होगा, उसी फार्मूले को तो हमको जो है वो डिराइव करना है। क्लियर? चलिए तो ले चलते हैं हम एक प्रकाश की किरण को। क्या करते हैं, ले चलते हैं कोई प्रकाश की किरण को। तो इस तरीके से सपोज कोई प्रकाश की किरण चलकर आएगी, एक मिनट, सपोज इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण ऐसे चलकर आएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण को सीधी रेखा में चलना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? प्रकाश माध्यम चेंज कर रही, वायु से जल में जा रही, तो पहले तो अभिलंब खींच लेंगे ना। यहां पर हम क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाश वायु जो है विरल होगा, जल में चाल कम होती तो जल सघन होगा। इन दोनों में पहले चेक करेंगे कि कौन विरल कौन सघन। वायु में चाल ज्यादा तो वायु विरल, जल में चाल कम तो जल सघन। और जब विरल से प्रकाश सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। प्रकाश की किरण इस तरीके से, जो इसको ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था, जो प्रकाश किरण है इसको सीधी रेखा में जो जाना चाहिए था, इस प्रकाश की किरण को, वो सीधी रेखा में नहीं जाएगी। ये जो प्रकाश की किरण है इसको ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो मुड़ जाएगी। ऐसे क्या होगा, ऐसे ये यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगी। किस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से प्रकाश की किरण मुड़ गई। क्यों? क्योंकि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, ऐसे कंडीशन में मुड़ ही जाएगी। तो अब यहां भी हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, यहां भी हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्यों? यहां भी देखिए प्रकाश जल से कांच में जा रही है, तो यहां भी हमको जो है अभिलंब ऐसे खींचना पड़ेगा आपका। यहां भी आपका हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, ये जैसे आप देख रहे होंगे। तो यहां भी हम लोग क्या जानते हैं कि यहां भी प्रकाश को सीधी रेखा में जाना चाहिए था, बट यहां भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहां एक चीज आप देखिए, जल और कांच में बात करें तो जल आपका द्रव है, जल आपका द्रव है, और कांच आपका जो है ये ठोस है। और मैंने आपको बताया था, याद होगा पहली क्लास में, कि ठोस से ज्यादा प्रकाश की चाल द्रव में होती है। तो इन दोनों में अगर चेक करेंगे, द्रव में चेक करेंगे, किसमें, अगर हम चेक करेंगे इस तरीके से द्रव और ठोस में, तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, मतलब जल जो है, जल में प्रकाश की चाल आपकी ज्यादा होगी। क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कम होगी तो कांच को सघन मानेंगे, और जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो विरल होगा। तो कहने का मतलब प्रकाश यहां भी आपका जो है वो विरल माध्यम से किसमें जा रहा है, विरल से आपका सघन में जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो विरल से सघन में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था सीधी रेखा में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्रकाश ऐसे अभिलंब की ओर यहाँ मुड़ जाएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर प्रकाश आपका अभिलंब की ओर बेटा मुड़ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, तो यहाँ भी अभिलंब खींचना पड़ेगा। अब कहेंगे सर कितनी बार अभिलंब आप खिंचवाएंगे, तो चाहे जितनी बार कहे खींचते जाइए ना, जल्दबाजी थोड़े करनी है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, अभिलंब खींचना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसे अभिलंब आपका खींच दिया, ये लीजिए, दोनों कंडीशन में आपका मैंने यहाँ भी अभिलंब आपका खींच दिया। तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ प्रकाश कैसे जाने वाला है, यहां भी हम देखेंगे कि प्रकाश आपका कैसे जाने वाला है। तो अब देखेंगे कि कांच ठोस है और वायु जो है आपका गैस है।
कांच जो है आपका ठोस है और वायु जो है आपका गैस है। वायु आपका गैस है, और जब प्रकाश ठोस से गैस में जा रही हो तो ठोस जो होता है वो सघन माध्यम होता है और गैस को हम लोग विरल मानते हैं। ठीक है, तो सघन से प्रकाश विरल में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रकाश अविलंब से दूर हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये प्रकाश जो है वो अविलंब से ऐसे दूर हट जाएगा, मतलब सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो अविलंब से दूर हट गया, मतलब इस तरीके से निकल गया। अब यहां आप क्या देखेंगे, तो यहां क्या ऐसी क्या चीजें हो गई इसमें, तो हम देखेंगे प्रकाश ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे गई। ठीक है ना, बहुत सारे डिजाइन ऐसे बनाती हुई जो है वो चली गई। क्लियर? ठीक है, बताइए आपका ऐसे इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, बताइए। ठीक है ना, इतनी चीजें कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें अगर हम प्रकाश की चाल को क्या मान ले, अलग अलग माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की चाल को हम लोग v1 मान सकते हैं, इसमें आपका प्रकाश की चाल को हम लोग v2 मान सकते हैं, इसमें प्रकाश की चाल का आपको v3 मान सकते हैं, और इसमें प्रकाश की चाल को v1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहला माध्यम जो है आपका वायु है और आखिरी माध्यम भी वायु है, तो वायु और वायु में प्रकाश की चाल सेम सेम रहने वाली है, तो वायु में भी प्रकाश की चाल v1 है, तो लास्ट में भी आपका वायु में प्रकाश की चाल v1 ही होगा। क्लियर? दोनों माध्यम में आपका प्रकाश का चाल जो है बेटा वो आपका v1 ही होगा। ठीक है, और अगर एंगल के बेस पर देखना चाहेंगे, अगर एंगल के बेस पर आप देखेंगे तो एंगल के बेस पर आपका क्या होगा समझिएगा कि ये एंगल आपका जो है आपतन कोण होगा, आई होगा। ठीक है ना, तो ये एंगल आपका जो बेटा है वो आपका आर होने वाला है, और मैंने बताया था ये एंगल आपका बराबर होता है, तो ये एंगल भी आपका जो है ये भी एंगल आपका आर होने वाला है। क्लियर? तो ये एंगल आपका क्या होगा, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल आपका कुछ और हो जाएगा। तो इस एंगल को अगर हम R1 माने हैं तो ये एंगल भी हमारा R1 होगा, और ये एंगल हमारा अगर R2 है, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा R2 है तो ये एंगल भी हमारा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा, और ये आपका जो है निर्गत किरण है, निर्गत किरण E हो जाएगा। निर्गत किरण को हम लोग E मानते हैं जो कि I के बराबर होता है, तो हम चाहे इसी को E भी लिख सकते हैं या इसी को, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले से बता रखा है। यहाँ पर देखिए कि I और E आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों एंगल आपका जो है ये बराबर होने वाला है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से चीजों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा सा। सरिनाई बटे साइन R1। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बन गई। अब इस डेरिवेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे साइन आई अपान साइन आर वाला फार्मूला लगा लीजिए आप, और चाहे आप v1 बटे v2 वाला फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक बताया था n इक्वल टू सी अपान वी निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक मैंने आपको बताया था सापेक्ष अपवर्तनांक v1 अपान v2। लास्ट टॉपिक याद करिए पहले लेक्चर्स का। तो चलिए जैसे आप कहेंगे हम वैसे निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले इसमें प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, तो अगर इसमें बात करें जब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, क्या कि जब प्रकाश आपका वायु से जल में जा रहा है तो हम लिखेंगे वायु से जल में जा रहा है तो ANG लिखेंगे, और ऐसे कंडीशन में आपतन कोण आपका I है और अपवर्तन कोण R1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन I, और अपान में आपका जो है वो साइन R1 हो जाएगा, और इसको हम लोग रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे कंडीशन में प्रकाश जो है वो जल से कांच में जा रहा है, तो जल से जा रहा है तो जल को लिखेंगे W, और किस में जा रहा है, कांच में जा रहा है तो WNG लिखेंगे। और यहाँ आपतन कोण आप देखेंगे, आपतन कोण आपका R1 है
और अपवर्तन कोण आपका R2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आपतन कोण को R1 लिखेंगे और बटे में आपका R2 है, तो बटे में आपका जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका साइन R2 हो जाएगा। और ये आपका रिलेशन नंबर जो है वो सेकंड हो जाने वाला है। बोलिए कोई दिक्कत इतनी चीजों में नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद तीसरे कंडीशन में देखेंगे R2 से प्रकाश जो है वो किस में जा रहा है, R2 से मतलब कांच से वायु में जा रहा है, तो लिखेंगे GNA और यहाँ पर प्रकाश R2 से I या E में जा रहा है, तो लिखेंगे साइन आपतन कोण R2 हो जाएगा और जिसमें जा रहा है उसको बाद में लिखते हैं ना, बच्चे में अपवर्तन कोण आपका साइन I हो जाएगा और इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर क्या, थर्ड मान लेंगे। अब हम समीकरण तीनों का गुणा करा देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई करा देंगे, फर्स्ट से सेकेंड को और थर्ड को, ठीक है। तो यहां से ANG में गुणा होगा आपका किससे, WNG में गुणा होगा किससे, आपका जो है वो GNA से हो जाएगा और इन तीनों का गुणा होगा तो साइन I और बटे में आपका जो है वो साइन R1 हो जाएगा गुणे और क्या हो जाएगा साइन R1 और बटे में आपका जो है वो साइन R2 हो जाएगा और क्या गुणे साइन R2 है और बटे में आपका साइन क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो आपका साइन I से साइन I कैंसिल हो जाएगा, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो जाएगा, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा उसको लिखिए क्या, ANG, क्या बचेगा आपका ANG और गुणे में आपका क्या बचेगा WNG बचेगा। तो इस तरीके से आपका जो है बेटा वो क्या हो जाएगा WNG हो जाएगा और इनटू आपका क्या हो जाएगा आपका GNA हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो है बेटा वो इस तरीके से GNA हो जाएगा और इक्वल टू आपका कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पर देखिए कुछ भी तो नहीं बचा है ना, तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। तो कहने का मतलब यहां से मैंने एक बात सीखी, यहां से एक बात मैंने क्या सीखी आपका कि जब बहुत सारे माध्यम होंगे, बहुत सारे माध्यम जैसे वायु हो गया, बहुत सारे माध्यम जैसे आपका वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ऐसे बहुत सारे माध्यम हो और पहला माध्यम वायु हो या कोई भी हो, जो माध्यम पहला हो आखिरी वाला भी माध्यम वही हो, तो ऐसे कंडीशन में अपवर्तन का मान, अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 आएगा। ये बात जानकारी में रख लीजिए क्या कि पहला माध्यम और आखिरी माध्यम अगर सेम सेम हो तो कुछ भी दिमाग मत लगाइए, सीधा दिमाग ये लगाइए कि अपवर्तनांक का जो मान है वो 1 आएगा। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन के तैयार होता है। क्लियर कि बहुत सारे माध्यम हो, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, बहुत सारे ऐसे 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 माध्यम हो, तो पहला माध्यम देखना है, लास्ट का माध्यम देखना है और अगर दोनों सेम हो तो कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद कर लेना है, कान बंद कर लेना है, नाक बंद कर लेनी है और सीधा सीधा आपको बता देना है कि अपवर्तनांक का मान 1 होगा, मुंह सिर्फ चलना चाहिए, बाकी सब कुछ बंद कर लेना चाहिए। क्लियर, ये हो गया, तो ये आ गया। लेकिन अगर आपका यही फार्मूला कितनी तरीके से पूछ सकता है, अगर इसी फार्मूले को हम और देखें तो कितनी तरीके से आपका पूछ सकता है। कभी कभी आपका जैसे ANG निकालना हुआ, सपोज हमको ANG नहीं पता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा कि कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, तो हम लोग इसी फार्मूले को ऐसे लगाएंगे, कैसे, ये हो गया और 1 के नीचे आपका क्या चला जाएगा, तो सपोज 1 के नीचे आपका जो है वो सपोज क्या चला गया, तो आपका ऐसे WNG चला गया और साथ में आपका जो है वो क्या चला जाएगा, ऐसे आपका GNA चला जाएगा। ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात जो है वो होने वाली नहीं है। क्लियर, ऐसे लगा सकते हैं या फिर आपका ऐसे भी लगा सकते हैं, या आप अगर चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि WNG को ऐसे रोक लीजिए, ठीक है, और बटे में आपका किसको भेज दीजिए, GNA को भेज दीजिए, आपका बटे में किसको भेज दीजिए, GNA को ऐसे भेज दीजिए,
ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आप किसको भेज देंगे, GNA को भेज देंगे। ANG WNG ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, और आगे अगर आपको सॉल्व करना हो, तो इसी को और आगे अगर सॉल्व करना हो आपको, तो यहां से आप ANG को ऐसे रोक लीजिए, WNG को ऐसे रहने दीजिए, और ये 1/GNA अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इस तरीके से आपने 1/GNA आपने पढ़ा था, ANG बराबर 1/GNA होता है। तो 1/GNA को हम लोग ANG लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा, 1/GNA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका ANG लिख सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको WNG निकालने की बारी आए, तो आप यहां से WNG निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग ANG यहां हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ गलत आ रहा है क्या, ANG WNG GNA, G से A में जा रहा है, W से G में जा रहा है, A से। देखिए यहाँ गड़बड़ी मैंने क्या कर दिया है, गड़बड़ी यहाँ ये हो गया बेटा कि यहाँ ANG आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, मतलब ANW होना चाहिए, यहाँ W होना चाहिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग भी, यहाँ ANW होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हो जाएगा क्या, यहाँ ANW, यहाँ भी ANW हो जाएगा, और यहाँ भी आपका ANW हो जाएगा गुड़े, और यहाँ पर आपका बटे में कौन चला जाएगा, बटे में आपका ANW चला जाएगा। और ये भी आपका एक फार्मूला आ गया, और ये इस तरीके से फार्मूले का यूज करके हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। और इतने में आप सभी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए, अगर इतनी बातों में आप सभी को कोई दिक्कत हो तो इतनी सारी चीजों को बताइए। ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेस को हम जो है यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स आप जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ कर आएंगे, और उम्मीद ये भी कर रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक आपको जो है वो अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अब क्या करते हैं, क्लासेस को जो है हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से क्लासेस को मुझे बस यहीं पर रोक के जाना पड़ रहा है। और जाते जाते आप सभी को यही कहेंगे कि मेहनत से पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। सक्सेस जो है आपको आज नहीं कल नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिल जाने वाली है। उम्मीदों को बना के रखिए, अपनी उम्मीद को जगा के रखिए। कभी ना कभी आपकी ये उम्मीद आपको जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दिलाने वाली है। तो देर किस बात की, तैयारी करना है तो आज से शुरू करिए। देर समय जितना ज्यादा आप बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करने से आपका मार्क और आपकी स्टडी उतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ज्यादा समय मत लगाइए, मेहनत से पढ़िए। मेहनत ही आपको जो है वो रंग लाने का काम करेगी। चलते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट डे आप सभी के साथ मिलेंगे एक धमाकेदार क्लासेस के साथ, और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। बस आपको बेहतर पढ़ना पड़ेगा और अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार।